आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। इसको समझने के लिए आपका त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 5 मिनट इसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए इसमें क्या है कि हमको जानना होगा कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। यदि ये सब नहीं जानेंगे तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो क्या कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कोण क्या है कि यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल जो हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देख लीजिए इस तरह से घूमेंगे तो कैसा मिलेगा, एंगल पॉजिटिव मिलेगा। और जबकि क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, एंगल हमको नेगेटिव मिलेगा। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि हम लोग उल्टा घूमेंगे। उल्टा घूमने का नहीं, सीधा यही हो गया, उल्टा एंगल लिखा रहा है माइनस। देखिए घड़ी किस दिशा में चलती है, इसी दिशा में चलती है, घूमती है। घड़ी के दिशा में यदि घूम रहे हैं तो माइनस मिलेंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तब किस मिलेंगे, प्लस में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वही, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, और जबकि घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। तो क्या देख रहे हैं, एंगल माइनस मिलेगा जब क्लॉकवाइज, और प्लस मिलेगा जब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ यह है कि क्या, इस कोण का माप है दो तरह से कर सकते हैं। किस दो तरह क्या है, एक डिग्री माप में कर सकते हैं और दूसरा किस में कर सकते हैं, रेडियन माप में। इस कोण को दो तरीका से माप सकते हैं, किसमें, डिग्री माप में और रेडियन माप में। डिग्री माप में पता ही आप लोगों को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और दुगना कर दीजिए 180, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। जबकि रेडियन माप में यही वैल्यू क्या हो जाता है, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, और ये पाई हो जाएगा, और ये 3π/2, और ये 2π। ये क्या है, हम लोग डिग्री माप में और रेडियन माप में क्या कर सकते हैं, कोण को माप सकते हैं। ये इसका कन्वर्जन क्या है, ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इसी से क्या होता है, ये चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पाई का वैल्यू 180 रखिए, 6 से भाग 30 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 रखे 4 से भाग 45। तो ये क्या है, डिग्री माप में और रेडियन माप में हम लोग क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका इस डिग्री पे कितना, इस रेडियन पे कितना कितना वैल्यू देते हैं, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए साइन एक्स की बात कर लेते हैं और कोस एक्स की बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितना कितना देगा। देखिए इसी के सामने लिख देते हैं, आसान होगा। इस पे वैल्यू कितना देगा, साइन एक्स और कोस एक्स का वैल्यू देख लीजिए। ये आपका साइन एक्स और ये कोस एक्स। यदि इसको याद रखते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स को सिर्फ याद रखना है, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी है उस, या त्रिकोणमितीय फलन जो है उसका वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी से दोनों बना है, साइन से कोस से सब बना है। देखिए साइन एक्स का 0 पे वैल्यू 0 पहले से याद कर चुके हैं। साइन एक्स का 30 पे वैल्यू बताइए, 1/2, और ये 1/√2। इसका वैल्यू √3/2। इसका वैल्यू 90 पे 1। अब देखिए 180 पे कितना होगा, 270 पे कितना होगा, 360 डिग्री पे कितना होगा। इसको इस तरह से समझिए, क्या है कि ये आपका चतुर्थांश है, 4/4 होता है। ये 0 या 2π कहलाता है, कहलाएगा ना, 0 डिग्री या 2π। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये π/2 में हो जाए, और ये कितना हो जाता है, पाई हो जाता है, और ये 3π/2 हो जाता है। अब देखिए 0 से हम लोग बढ़ना स्टार्ट किए 90 पाई, 0 से बढ़ना स्टार्ट किए कहाँ है, 90 पर, मतलब 90 डिग्री पर आ गए। π/2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, देख लीजिए 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है। π/2 पर वैल्यू कितना दे रहा है, 1। π/2 पर वैल्यू 1। जब यही चीज़ नीचे पाई पे आ जाएंगे, करने का मतलब ये लाइन पे हमारा वैल्यू क्या दे रहा था, 0 ना। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0। साइन एक्स का जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, करने का मतलब 0, और पाई पे वैल्यू कितना दे रहा है, 0।
करने का मतलब 180 डिग्री पे कितना हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। बाकी देखिए 3π/2 पे आएंगे, 3π/2 पे तो ऊपर वैल्यू 1 दे रहा था, यही चीज़ उतना नीचे नीचे आ जाएगा तो क्या देगा वैल्यू -1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। फिर यही चीज़ पहुंच गए 2π पे, जैसे ही लाइन पे पहुंचेंगे साइन का वैल्यू क्या दे देगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका वैल्यू याद रखना है आपको। कोस एक्स में देखिए क्या है, 90 डिग्री तक आप लोग याद कर चुके हैं, क्या जस्ट इसका उल्टा होता है। करने का मतलब 1 लिख देंगे, √3/2 लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। 1 से 0 तक में क्या कर देंगे कोस साइन का उल्टा कर देंगे। यहाँ तक वैल्यू पता। अब हम लोग को पता करना है कि 180 डिग्री पर जो है कोस एक्स का वैल्यू कितना होगा। 180 डिग्री पर कोस एक्स का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ से समझिए फिर से। 0 पर वैल्यू कितना होता है 1 हुआ ना, कोस 0 डिग्री का मान 1। वहीं 90 पे चल जाते हैं तो क्या हो जाता है वैल्यू 0। जब इस लाइन पे एक वैल्यू दे रहा है, यहाँ आ गए, करने का मतलब 0 इस तरफ +1 दे रहा था, यही चीज़ यहाँ आ गए तो क्या दे देगा ये -1 देगा कि नहीं देगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा -1। और जैसे ही इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे कोस 0 होता है हमेशा। देखिए π/2 पे भी 0 हुआ, 3π/2 पे भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर चल जाएंगे 2π पे, फिर चला गया कहाँ 2π पे चल जाएंगे, 2π पे चल गए तो वही वैल्यू क्या होगा प्लस में देगा 1 देगा। तो ये आपका क्या है साइन एक्स और कोस एक्स का वैल्यू है। इससे इसके आगे साइन के बाद जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं कि साइन किस में रिलेशन है कोसेक में, कोस किस में है सेक में, टेन और कोट तो भाग दे के पता कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या वैल्यू, डिग्री पर माप कितना हो सकता है। अब अगला कंसेप्ट हम लोग का क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू किन किन मान पे 0 हो सकता है बताइए। तो साइन एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है ना, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0 और 3π पे 0 आ जाएगा, फिर 4π पे 0। इस तरीक़ा से हम लोग देख रहे हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा यदि एक्स का वैल्यू n π हो। क्या हो n π, n का मान कुछ भी कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, जहाँ n का मान आप कोई भी इंटीजर मतलब पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। अब मान लिया जाए आप इस तरीक़ा से घूम रहे थे तब ना क्या सारा प्लस में एंगल लिए थे। यदि इस तरीका यहाँ इसकी बात करेंगे, इस तरह से घूम जाएंगे क्या होगा सारा एंगल को माइनस में लेना होगा। जब माइनस में लेंगे सारा एंगल को तो क्या होगा माइनस में आएगा, करने का मतलब प्लस में लेंगे तो पॉजिटिव पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक। अब माइनस में वही कौन लेंगे तो क्या होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है जब x = n π हो जाए। n का मान कितना भी लिख दें, 20π लिखिए, 30π लिखिए या 50π भी लिख देंगे तो आ जाएगा कौन सा एक्सिस पे x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे साइन एक्स हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा कोस एक्स की बात कर लेंगे, कोस एक्स कब 0 होगा बताइए। देखिए कोस एक्स के बारे में ध्यान दीजिए, कोस एक्स 90 पे 0 होता है हुआ ना, 90 पे मतलब π/2 पे 0 और किस पे 0 3π/2 पे 0, मतलब ये y एक्सिस पे हमेशा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो मतलब π/2 3π/2, फिर π/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5π/2, फिर π/2 जोड़ देंगे 3π और 7π/2। तो क्या देख रहे हैं π/2 जोड़ने पर बढ़ रहा है। करने का मतलब x का वैल्यू क्या होगा, देखिए पाई था, पाई के बाद 3π हो गया, 3π के बाद 5π आएगा। करने का मतलब 2n में 1 जोड़ के क्या होगा π/2 के बराबर होगा। अब बोलिए इस तरह कैसे हो गया, जहाँ n क्या होगा एक पूर्णांक होगा। तो ये कैसे हो गया समझिए। यदि सम संख्या लिखने की बात आएगा तो सम संख्या कैसे लिखेंगे बताइए। सम संख्या किसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा सम संख्या का डिफिनेशन 2n होगा। n क्या हो सकता है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, z लेंगे कोई भी पूर्णांक होगा, -2 भी एक सम संख्या हो सकता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं सम संख्या ये हो गई। वही विषम संख्या लिखने की बात होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए विषम संख्या कैसे डिफाइन करेंगे। यदि हम लोग सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, कोई भी सम संख्या आप 1 जोड़ो विषम संख्या प्राप्त होगा। हमारे पास सम संख्या को 2n लिखेंगे तो विषम संख्या को नहीं लिखेंगे 2n + 1,
लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? विषम संख्या क्या लिखेंगे? 2n+1। देख रहे 2n+1 हो गया और सम संख्या 2n हो गया। यहाँ जो एंगल बढ़ रहा था क्या बढ़ रहा था? π/2। देखिए लिखिएगा तो क्या लिखेंगे? π/2, फिर 3π/2, फिर पाई जोड़ेंगे उसमें π/2 तो 5π/2, फिर जोड़ देंगे 7π/2। तो क्या देख रहे हैं? 1, 3, 5, 7 सब विषम संख्या के रूप में जा रहा है। और विषम संख्या का लिखने का तरीका क्या है? 2n+1। तो ये ऊपर वाला यदि यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7 विषम संख्या को लिखना चाहेंगे तो 2n+1 लिखा गया। बाकी सबके साथ π/2 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे? π/2। तो क्या है कि cos x का वैल्यू x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पे वैल्यू क्या देता है? 0 देता है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। अब अगला कंसेप्ट आते हैं कि हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का रेंज क्या होता है। रेंज और प्रांत के बारे में सुने ना, डोमेन एंड रेंज, मतलब प्रांत और परिसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रांत मतलब डोमेन इंग्लिश में इसको कहते हैं, और परिसर मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब दोनों ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझे बिना त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? परिसर, और परिसर से काम चलेगा। तो कहने का मतलब परिसर यहाँ हर हालत में सीखना होगा। तो क्या करते हैं? प्रांत के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, यदि कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या लिखे? y। फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू y। तो जो भी x का मान लिखेंगे, ध्यान से सुनना है, जो भी x का मान लिखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। मतलब x का मान जो भी रखेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। और ये फंक्शन जो भी वैल्यू देगा y, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिसर। क्या कहेंगे? परिसर। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? फंक्शन में जो भी x का वैल्यू रख देंगे, x में फंक्शन होगा तो x में, y में फंक्शन है, y में t में, जिसमें भी फंक्शन हो, उस चर संख्या का यदि मान जो भी रख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका प्रांत कहलाएगा। और दूसरा चीज़, जो वैल्यू दे रहा फंक्शन का वो क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। अब देखिए, हम त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे तो साइन x की बात कर लेते हैं। साइन x बराबर y है त्रिकोणमितीय फलन। साइन x बराबर क्या है? y। इसमें देखिए, जो भी x का मान रखेंगे, x का जो भी मान रखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन से देखिए तो प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। और जो भी y का वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको ध्यान से समझना है। इसको समझ गए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर जो निकालेंगे वो आसान हो जाएगा। x का वैल्यू जो भी रखेंगे उसको प्रांत, y जो भी मान देगा ये फंक्शन साइन x जो भी वैल्यू देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। तो अब देखिए, x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप? साइन में x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, माइनस में भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी वैल्यू उसका क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो कुछ भी वैल्यू वो आएगा किसमें? रियल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल नंबर। इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका प्रांत क्या आ गया? रियल नंबर। और जबकि परिसर की बात करेंगे, जो वैल्यू देगा, साइन x में कुछ भी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कितना देगा? तो अभी हम लोग जस्ट अभी पता कर चुके थे कि साइन 0 डिग्री पर कितना देता है? साइन 0 डिग्री पर 0, और साइन 90 डिग्री पर मान कितना देगा? π/2 पे, π/2 पे 1 देगा, और π/2 0, π/2, और साइन पाई पे वैल्यू कितना देगा? 0 हो जाएगा। और फिर साइन 2 पाई पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और था, क्या था? साइन 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितना दे रहा था? -1। उसके बाद था साइन 2 पाई पे वैल्यू कितना देगा? 0 देगा। यही कंसेप्ट था ना? देखिए फिर से समझ लीजिए इसको। ये था 0 या 2 पाई, ये था π/2, ये पाई, और ये 3 पाई/2।
2। तो साइन में क्या है, इस पे वैल्यू क्या, 0 पे वैल्यू 0 देगा, 2 पाई पे वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। लेकिन 90 पे जाएंगे ना π/2 पे, तो π/2 पे वैल्यू 1 देता है, और वहीं नीचे आ जाएंगे 3π/2 पे वैल्यू कितना देता है, -1। तो पूरा एक चक्कर लगा दिए, 360 डिग्री घूम गए, तो हमको देखिए दो ही अंक मिला है, एक तो 1 मिला है और दूसरा -1 मिला है कि नहीं मिला है। तो एक 1 मिला है, दूसरा -1, इसका मतलब फिर चक्कर घुमाएंगे तो फिर तो यही सब अंक मिलेगा, लेकिन सब जगह क्या मिलेगा, 1 और -1। करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रहा है, मिनिमम वैल्यू -1। तो जो वैल्यू देगा y का वो क्या क्या होगा, -1 होगा, और क्या होगा, 1 होगा, और इसी के बीच में रहेगा। तो समझ में आया। यहाँ देखिए, तो साइन x का क्या हो गया, प्रांत पूछेगा तो रियल नंबर हो गया, और जबकि उसका परिसर पूछेगा तो क्या हो गया, -1 और 1। वहीं कोस x की बात भी करेंगे तो कोस x का वैल्यू सेम हो, कोस x का भी वैल्यू सेम ही हो जाएगा। कोस x बराबर यदि y रहे तो इसका यदि प्रांत पूछेगा तो देखिए प्रांत क्या, x का वैल्यू वही रियल नंबर रखेंगे, और y का वैल्यू जो आएगा उसको परिसर कहेंगे। तो इसका भी परिसर क्या आता है, देखिए कोस का भी वैल्यू उतने के बीच में 1 और -1 के बीच में आता है, इसका भी क्या होगा परिसर, -1 और 1। तो ये देख लिए हम लोग क्या, कि त्रिकोणमितीय फलन का परिसर मतलब प्रांत और परिसर। अब आते हैं हम लोग इस पे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को किस तरह से डिफाइन करते हैं और उसका प्रांत और परिसर को किस तरीक़ा से निकालते हैं। यदि ये समझ गए तो आपके लिए क्या, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है बहुत ही आसान हो जाएगा, बस इसको ही समझना है। तो आइए देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या जान रहे थे कि साइन x इक्वल टू क्या हो गया, y। ये क्या था, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। जबकि इसको यदि हम लोग इस तरीक़ा से लिखे x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए समझिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों का है हम लोग रेंज और परिसर सीख जाएंगे, परिसर और प्रांत सीख जाएंगे। देखिए इस कंडीशन में x को क्या कह रहे थे, प्रांत, इसको क्या कह रहे थे, परिसर कह रहे थे कि नहीं। इस कंडीशन में इन्वर्स में क्या हो जाता है कि ये जो x है, अब देखिए जिसका वैल्यू रखेंगे, क्या बताए थे, जिसका वैल्यू रखेंगे फंक्शन में उसको हम लोग कहेंगे प्रांत। तो इस कंडीशन में भी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, नहीं कहेंगे। y का वैल्यू रख रहे तो क्या कहला गया, ये प्रांत। और जबकि x वैल्यू कुछ दे रहा है तो उसको क्या कह दिए हम लोग, परिसर। देखिए उल्टा हो रहा है, जस्ट इन्वर्स हो रहा है। इस कंडीशन में जो x था वो प्रांत था, उस कंडीशन में x जो है क्या बन गया, परिसर बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिलोम, मतलब इन्वर्स हो गया यहाँ पे। इसकी प्रांत की बात करेंगे तो रियल नंबर होगा, और इसका परिसर का बात कर रहे थे तो -1 से 1 के बीच में आ रहा था, नहीं था। जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे तो देखिए इसका जो प्रांत होगा, क्या वैल्यू रखेंगे कि x आना चाहिए, करने का मतलब y का जो भी वैल्यू रखेंगे वो प्रांत होगा। इसका प्रांत कितना हो जाएगा, -1 से 1 होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ जो परिसर है वही ना यहाँ जाके प्रांत बन जाएगा। इसका जो प्रांत होगा -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन परिसर इसका क्या क्या होगा ये समझना होगा हम लोग को। तो देखिए फलन में क्या होता है कि एक फलन यदि, फलन समझिए, फलन यदि a से या x से y की ओर है, x से y की ओर है, तो x का जो भी एलिमेंट होगा, ये x है और ये आपका y है, तो x का जो भी एलिमेंट होगा उसमें क्या है, इस तरह से मान लेते हैं, x का जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, y से कनेक्ट होना चाहिए, सिंगल एक एक कनेक्ट होना चाहिए, इतना ध्यान देना है। इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलेगा जिस फंक्शन से मतलब x से यदि y की ओर दो सेट के बीच में यदि फंक्शन है, फलन है, तो जो x का एलिमेंट होगा उसका एक इमेज y में होना चाहिए, एक ही, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा,
इन्वर्स उसका निकलेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि परिसर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो समझिए π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। इसका परिसर का शाखा बहुत सारा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य शाखा का परिसर कितना हो गया, -π/2 से 2 और π/2 किसका, साइन इन्वर्स का। वहीं x बराबर यदि कोस इन्वर्स रहेगा तब उसका देखिए, कोस इन्वर्स का जो प्रांत होगा वो कितना होगा, कोस इन्वर्स का जो प्रांत होगा, जो प्रांत इसका था मतलब परिसर था, मतलब जो साइन का प्रांत होगा वही प्रांत इसका भी होगा, -1 से 1, और इसका जो परिसर होगा वो कितना होगा, 0 से π। 0 पर वैल्यू कितना, 0 से π इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, मुख्य परिसर कहेंगे इसको। तो ये हमारा 2 गो तो हो गया तो इन्वर्स फंक्शन। अब बाकी जो बचा है उसका भी बता देते हैं, प्रांत और परिसर क्या होता है। अब देखिए यहाँ, अब बाकी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था सारा का प्रांत और मुख्य शाखा का परिसर लिख दिए हैं। इसको क्या करना है, आपको देख लेना है और इसको याद रखना है। इसी से क्या होगा, आपका अगला जो क्वेश्चन है इससे बनेगा। करने का मतलब एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो इसका जो मुख्य शाखा का परिसर है इसका यूज करके ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें निकालने वाले हैं मुख्य वैल्यू, मतलब मुख्य मान निकालने वाले हैं किसका, साइन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। पीछे की बात करें तो जैसे त्रिकोणमितीय फलन था उसमें हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े थे। जैसे साइन x बराबर कुछ भी दे दें, साइन x बराबर 1/2, ये क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। जब त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करेगा तो समीकरण है तो उसका हल भी निकलेगा ना। तो उसका 2 तरीका से हल निकाल चुके थे, कौन सा, मुख्य हल और व्यापक हल। 2 प्रकार का हल होता है। कितना तरह का हल निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का, मुख्य हल और व्यापक हल। मुख्य हल में क्या था कि इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेके 2π के बीच में होगा, उसको क्या कर देंगे, मुख्य हल कहेंगे। जबकि व्यापक हल होता है ओवरऑल सारे x का कितना वैल्यू, x का कितना कितना वैल्यू, सभी वैल्यू को यदि दर्शा देगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे, व्यापक हल कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल निकालने के बारे में सोचेंगे। मतलब हम लोग निकालेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं कि इसका मुख्य हल किस तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण एक बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य हल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है, किस तरीक़ा से ज्ञात करेंगे देख लीजिए। साइन इन्वर्स √1/√2 का मुख्य हल ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या करेंगे, माना कि इसको y बराबर मान लें, y बराबर साइन इन्वर्स 1/√2 मान सकते हैं कि नहीं, फंक्शन y मान लिए। अब साइन को इधर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन y, और ये आ जाएगा क्या चीज़, 1/√2। साइन को इन्वर्स को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2। अब देखिए इसके आगे क्या होगा कि साइन y इक्वल टू कितना, साइन कितना का मान 1/√2 होता है, साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन कितना, π/4 का मान कितना होता है, तन 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2। क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया π/4, y का वैल्यू कितना आ गया, π/4। अब π/4 जो है इसके मुख्य जो शाखा का परिसर था उसमें अवस्थित है या नहीं, है या नहीं, ये देखना है। इसका जो मुख्य हल का परिसर था वो कितना था, ये था -π/2 से लेके π/2 के बीच में था कि नहीं। तो ये जो π/4 है
इसके बीच में आ गया, इसका मतलब कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य हल कितना हो गया, π/4। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइन इन्वर्स y, देखिए इसी को ना माने थे, 1/√2 इक्वल टू कितना आ गया, π/4। ये हो गया मुख्य हल। इसे भी लिख सकते हैं, का मुख्य हल बराबर कितना आ गया, π/4। ये इस क्वेश्चन का इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो पीछे में जितना भी परिसर बताएं त्रिकोणमितीय फलन का, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर था, उसको आपको क्या करना है, देख लेना है, याद रखना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आज तक का क्लास इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।